16 नवंबर 2013 के दिन अमेरिका के ओक्लाहोमा के जंगलों में जब दो शिकारी उस जंगल से नीचे उतर रहे थे तभी उनका ध्यान उनके लेफ्ट साइड में पेड़ों के पास ही गया, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से वहां की घास को चारों तरफ से हटाया गया था। तो जैसे ही उन्होंने उस तरफ देखा वो बहुत ही ज्यादा डर गए। वो सीधा भागते हुए नीचे की तरफ गए, पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों को जाकर बताया कि आखिर उनको ऊपर जंगलों में क्या दिखाई दिया। और जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि इन्होंने क्या देखा है, वो समझ चुके थे कि आखिर उनके हाथ क्या लगने वाला है। बहुत ही भयंकर घटना आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करता था एक परिवार जिसमें 44 साल का बॉबी जेमिसन, उसकी पत्नी 40 साल की शेरिलिन जेमिसन और इन दोनों की बेटी 6 साल की मेडिसन। ये तीनों लोग ओक्लाहोमा में बने हुए अपने इसी घर के अंदर अपनी जिंदगी आराम से चला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा था कि उनकी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी है और वो कमी बहुत ही ज्यादा भयंकर है। उनको लग रहा था कि वो इस भीड़ भाड़ में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उनको कुछ और करना चाहिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। काफी टाइम तक ये परिवार इस चीज के लिए सोचता रहा कि आखिर वो क्या कर सकते हैं, कहां पर जाकर अलग से वो रह सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। बॉबी जेमिसन ने अपनी ये दिक्कत अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करी, अपने घर परिवार वालों के साथ भी डिस्कस करी कि हमें यहाँ घर में रहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमको कुछ कमी लग रही है अपनी लाइफ के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम सबको ऐसा लगता है कि हमें कहीं और जाकर सेटल हो जाना चाहिए। खैर ये बिल्कुल ऐसा ही उनको भी लग रहा था, तो सभी ने अलग अलग आइडिया दिया कि तुम उस शहर में जाकर शिफ्ट हो जाओ या फिर उस गांव में जाकर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन किसी का भी आइडिया इस जेमिसन परिवार को समझ नहीं आया। तब सडनली अक्टूबर 2009 में बॉबी जेमिसन के माइंड में यह आइडिया आया कि क्यों ना हम यहां से अपना सारा तामझाम उठाकर कहीं पहाड़ों में जाकर बस जाते हैं और वहीं पर जाकर अपना घर वगैरह बना लेंगे, जमीन वगैरह खरीद लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट हम इस भीड़ भाड़ से तो अलग हो जाएंगे। उसकी पत्नी शेरिलिन ने भी उसका साथ दिया, उसकी बेटी भी इस बात से खुश थी, लेकिन इस परिवार ने अपने शिफ्ट होने की ये बात किसी को भी नहीं बताई, अपने परिवार वालों की भी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं। जस्ट उनका एक सडन प्लान बना था कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अक्टूबर 2009 के पहले दिन से ही इस परिवार ने आसपास के पहाड़ों में जमीन देखनी शुरू कर दी और लकीली उनको एक 40 एकड़ का फार्म पूरा का पूरा खाली प्लॉट पड़ा हुआ मिल गया और उसके मालिक से भी उन्होंने बात कर ली। उसका मालिक उसे बेचने के लिए तैयार हो चुका था। ये जानकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हुआ और फाइनली 9 अक्टूबर 2009 के दिन इस पूरे परिवार ने अपनी सुबह सुबह पैकिंग करी, अपने एक छोटे से लोडिंग ट्रक के अंदर अपना खाने पीने का सामान लोड किया। सारा परिवार तैयार होकर उस ट्रक में जाकर बैठ चुका था। एक्चुअल में पूरा परिवार अपने घर से तकरीबन 30 मील दूर पहाड़ों के अंदर बने हुए उसी 40 एकड़ के फार्म में जाने वाला था। वहीं पर उसका मालिक भी आने वाला था। एक्चुअल में उस जमीन को देखने के लिए जा रहे थे, अगर इनको पसंद आ जाता तो इसका सौदा वहीं पर पक्का करके आते। इनका प्लान था कि वो इस जगह के ऊपर 1-2 दिन रुक के आएंगे, जो वहां पर एक कच्चा सा घर बना हुआ है उसके अंदर रहकर देखेंगे कि क्या इनका मन लगता है या नहीं लगता। ये उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे थे। सारा सामान इन्होंने ट्रक में रखा, खुद भी जाकर ट्रक में बैठे और वो ट्रक सीधा यहां से 30 मील दूर उसी पहाड़ों की तरफ निकल चुका था जहां पर वो 40 एकड़ का प्लॉट मौजूद था। वहां पर पहुंचने के बाद उसके मालिक से उन्होंने वहीं पर बातें करी और सब कुछ फाइनल भी हो चुका था। और उसी दिन ये पूरा परिवार वहां से निकल भी लिया वापस अपने घर पर आने के लिए। इनको ये पूरा का पूरा जमीन का टुकड़ा पसंद आ चुका था, उसके मालिक से भी अच्छे से डील हो चुकी थी। लेकिन ये पूरा परिवार ये कहकर उस मालिक को वहां से निकल गया कि अभी तो हम घर जा रहे हैं, हम जल्दी ही वापस आएंगे इस जमीन को खरीदने के लिए। वो वापस अपने ट्रक में बैठे और घर आने के लिए निकले, लेकिन ये लोग कभी अपने घर पहुंचे ही नहीं। 16 अक्टूबर 2009 का दिन आ चुका था, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। ये लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे थे। जो आस पड़ोस में लोग इनके रह रहे थे, इनके दोस्त वगैरह, इनको काफी ज्यादा टेंशन हुई कि आखिर में जेमिसन परिवार गया कहां पर। किसी को बताकर भी नहीं गया, इसका फोन भी नहीं लग रहा, हमें तो इसकी कोई लोकेशन नहीं है। पड़ोसी सीधा पुलिस वालों के पास गए, पुलिस को जाकर पूरी सिचुएशन बताई कि ये लोग, ये पूरा परिवार एक हफ्ते से गायब है और हमें नहीं पता कि आखिर ये कहां पर है। इनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस वालों ने जांच शुरू करी, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स खंगाले गए और आखिरी जो कॉल था जो कि बॉबी जेमिसन के फोन से किया गया था वो उसी प्लॉट के मालिक को किया गया था। और उस प्लॉट के मालिक से जब संपर्क किया गया तो पुलिस वाले सीधा यहां से उठकर उसी प्लॉट पर गए, वहां जाकर पूछताछ करने लगे कि ये परिवार तुम्हारे पास आया था या नहीं आया था। उस प्लॉट के मालिक ने बताया कि हाँ जी जनाब, ये आया तो था ये पूरा परिवार, इन्होंने डील फाइनल भी कर ली थी, लेकिन ना ही इन्होंने कोई मुझे एडवांस पेमेंट करी थी। ये तो सिर्फ मुझे ये बोलकर गए थे कि हम जल्दी ही वापस आएंगे, हमें ये प्लॉट पसंद आ चुका है, लेकिन ये अभी तक तो आए नहीं। खैर पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी और पुलिस वाले वापस अपने नीचे अपने शहर में आने के लिए निकल चुके थे। लेकिन जैसे ही वो इस प्लॉट को क्रॉस कर रहे थे, 40 एकड़ का प्लॉट अब कोई छोटा तो होता नहीं,
तो जैसे ही ये पुलिस वाले इस प्लॉट को क्रॉस कर रहे थे तभी उनका ध्यान लेफ्ट साइड में एक लावारिस हालातों में खड़े हुए ट्रक की तरफ गया, वही मिनी ट्रक, और ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि जेमिसन परिवार का ही था। तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उस ट्रक की तरफ मोड़ी, वहीं पर जाकर रोकी। पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकले, ट्रक की छानबीन करने लगे और दिक्कत तो यहाँ तब हुई पुलिस वालों को जब इस ट्रक के अंदर, इस मिनी ट्रक के अंदर उनको एक डॉग बिल्कुल मरने वाली हालातों में मिला। पुलिस वालों ने जल्दी से उस मिनी ट्रक का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़कर सबसे पहले डॉग को बाहर निकाला गया, उसको खाना पीना खिलाया गया और अब ये पुलिस वाले इस पूरे ट्रक की जांच करने वाले थे। इस ट्रक के अंदर से पुलिस वालों को बॉबी का मोबाइल फोन, उसका वॉलेट, जीपीएस, उसका कैमरा और साथ ही $32,000 नगद डैशबोर्ड के अंदर रखे हुए मिले। इस ट्रक को देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि ये ट्रक अपने आप यहाँ पर खड़ा किया गया है, किसी ने भी इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी। इसके लॉक्स प्रॉपर एकदम ओके थे, पूरा का पूरा सामान जो भी इस पूरे परिवार के पास होना चाहिए था वो भी इसी ट्रक के अंदर था, खाना पीना भी इसी ट्रक के अंदर था, उनके कपड़े भी इसी ट्रक के अंदर थे। तो आखिर ये तीनों के तीनों लोग कहां पर गायब हो गए जबकि उनका सारा सामान तो यहां पर है। पुलिस वालों ने आसपास तलाश करी लेकिन उनको कहीं भी इन तीनों का, यानी कि बॉबी, उसकी पत्नी शेरिलिन और इन दोनों की बच्ची मेडिसिन का कोई भी सबूत, कोई भी सुराग नहीं दिखाई दिया। उनके आसपास होने की कोई भी खोज खबर मौजूद नहीं थी। पुलिस वालों ने उस ट्रक को कब्जे में लिया, ट्रक को नीचे लेकर आए और जो बॉबी का मोबाइल फोन मिला था उसकी जांच करने लगे। उस मोबाइल फोन के अंदर से जिस दिन ये लोग इस प्लॉट वाले मालिक से मिलने के लिए गए थे, यानी कि 9 अक्टूबर 2009 के दिन, उसी दिन एक क्लिक की हुई फोटो मिली और इस फोटो में कोई और नहीं बल्कि मेडिसन ही थी, यानी कि इन दोनों की बच्ची। और ये कुछ फोटो में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सी लगाई। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे कि इस फोटो के अंदर मेडिसन कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है। आज तक पुलिस वालों को यह भी पता नहीं लग पाया कि क्या ये फोटो सच में जेमिसन परिवार ने ही क्लिक करी थी या फिर किसी और ने इनकी बच्ची की यह फोटो क्लिक की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर ये पूरा का पूरा परिवार कहां गया, कहां गायब हो गया। अगले ही दिन यानी कि 17 अक्टूबर 2009 के दिन एक बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया इस परिवार के लिए। तकरीबन 400 से भी ज्यादा पुलिस वालों ने एक साथ इस एरिया में तलाश शुरू करी इस परिवार को ढूंढने की, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी तरीके से पूरा परिवार किसी दिक्कत में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा सामान अपना इस ट्रक के अंदर छोड़कर गए थे, अपने डॉग को भी इसके अंदर छोड़कर गए थे, बट कहां पर और क्यों? लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भी खोजबीन करने के बाद पुलिस वालों के हाथ इस परिवार का एक भी सुराग नहीं लगा। उनको पता ही नहीं चला कभी कि आखिर वो लोग कहां चले गए। 1 महीने तक ढूंढने के बाद भी इस परिवार का कोई सुराग ना मिलने पर पुलिस वालों ने केस यहीं पर बंद कर दिया और यह फाइल वहीं के रिकॉर्ड्स के अंदर रख दी गई। समय बीतता रहा, बीतते बीतते 4 साल बीत चुके थे। 16 नवंबर 2013 का दिन आ चुका था और क्योंकि ये एक जंगली इलाका था, यहाँ पर काफी सारे शिकारी दूर दूर से शिकार करने के लिए इस जंगल में आ रहे थे। तो 16 नवंबर के दिन भी ऐसे ही 2 शिकारी अपना शिकार कंप्लीट करके वापस इस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। तभी उनका ध्यान इस जंगल में चलते हुए लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा गया, क्योंकि वहां की घास जो थी वो अजीब रूप से गोलाकार शेप में कटी हुई थी, वहां से उखाड़ी गई थी। और जैसे ही इन दोनों शिकारियों ने उस घेरे की तरफ देखा, वहां उनको कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई दिया। ये दोनों भागकर तुरंत उस घेरे के पास देखने के लिए गए, जिसको देखते ये बहुत ज्यादा डर चुके थे। अपने डर को अपने मन में लेकर ये पूरी रफ्तार से इस जंगल से नीचे की तरफ भगे और भागते हुए नीचे पुलिस स्टेशन में गए। वहां जाकर पुलिस वालों को बताया कि जनाब, हम ऊपर शिकार करके नीचे उतर रहे थे जंगल से और उतरते उतरते हमें जंगल के ही बीच में एक गोलाकार घेरे के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि लाशें कैसी हैं, किसकी हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? शिकारियों ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता बाबूजी, आप जाकर देखिए कि आखिर वहां क्या भसड़ है। पुलिस वालों ने जैसे ही यहां सुना कि 3 लाशें मिली हैं और उस इलाके में वो समझ चुके थे कि यहां ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि जेमिसन परिवार की हो सकती हैं। जहां तक उम्मीद है जेमिसन परिवार की ही होगी। खैर, पुलिस वालों ने एक टीम उसी टाइम पर बनाई, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चाँव चाँव करते हुए सीधा ऊपर उस जंगल में पहुंची। जंगल में जाकर उन लाशों की छानबीन करनी शुरू करी। देखते ही पता लग रहा था कि ये लाशें कोई आज की नहीं है बल्कि काफी टाइम बीत चुका है इनको यहाँ इस हालातों में पड़े हुए, क्योंकि ये काफी ज्यादा डीकंपोज हो चुकी थी। सिर्फ अब कंकाल ही यहाँ तीनों का बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही पुलिस इन लाशों की जांच कर रही थी, उनको एक चीज तो समझ आ चुकी थी कि ये कोई आम लाशें नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको एक बहुत ही सटीक एग्जीक्यूशन स्टाइल के अंदर मारा गया है। अब आप कहेंगे कि एग्जीक्यूशन स्टाइल क्या होता है, तो आपने कई बार ये जो
आतंकवादी होते हैं उनको कत्लेआम करते हुए देखा होगा, जब वो मुंडी पकड़ के ऐसे गला वगैरह काटते हैं या फिर पीछे से गोली वगैरह मारते हैं, नीचे बैठाकर पीछे हाथ वगैरह बांध के। तो आपने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी सोशल मीडिया पर। उसे ही एग्जीक्यूशन स्टाइल कहा जाता है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इन तीनों की लाश पड़ी हुई थी। इन तीनों के ही पैर पीछे की तरफ थे, हाथ भी पीछे की तरफ थे और आगे की तरफ इनका मुंह कुछ इस तरीके से नीचे जमीन की तरफ पड़ा हुआ था। ये चीज़ देखते ही पुलिस वालों के माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें घूमने लगी कि आखिर इस परिवार के साथ तकरीबन 4 सालों पहले क्या हुआ था। खैर, पुलिस वालों ने उन लाशों को उठवाकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उस रिपोर्ट में सामने आया कि इन तीनों को ही पीछे से गोली मारी गई है और एक एक गोली ऐसे सटीक निशाने से मारी गई है, बहुत क्लोज रेंज से, कि एक बंदे को मारने के लिए सिर्फ एक गोली ही काफी थी। तीनों ये 3 गोलियों में निपट चुके थे, खत्म हो चुके थे। बट पुलिस वालों के सामने अब सवाल ये था कि चलो लाशें तो मिल गई, अब इस परिवार के साथ क्या हुआ था। ये तो कंफर्म था कि इनका मर्डर हुआ है, बट कैसे और क्यों और किसने किया। पर क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगाया, हर तरीका अपनाया जो वो समझ सकते थे, जो वो पता कर सकते थे, और साथ ही उनके सामने इतने सारे सबूत थे, इतने सारी थ्योरियां थी, लेकिन एक भी थ्योरी प्रूव नहीं हो पाई और आज तक भी ये केस पूरा का पूरा अनसॉल्व्ड है। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ होगा। आप भी अपनी थ्योरीज बनाना, काफ़ी सारी थ्योरीज मार्केट में भी अवेलेबल हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। सबसे पहले अब पुलिस वालों ने लाशें मिलने के बाद उसी फुटेज को दोबारा खंगाला, जो सीसीटीवी फुटेज इन लोगों के घर से निकलते टाइम जब ये अपने ट्रक के अंदर सामान लोड कर रहे थे और इनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब कुछ कैद हुआ। तो पुलिस वालों ने उसी फुटेज को देखना दोबारा शुरू किया। तकरीबन 20 से 25 चक्कर पूरे जेमिसन परिवार ने ट्रक से लेकर अपने घर के अंदर लगाए, मतलब कि काफी सारा सामान इस ट्रक के अंदर लोड कर रहे थे, जिसका साफ मतलब यह था कि अगर कोई बंदा 1 या 2 घंटे के लिए या फिर 1 या 2 दिनों के लिए भी जाएगा तो भी इतना सारा सामान तो लेकर जाने से रहा। मतलब साफ था कि ये लोग काफी टाइम के लिए ऊपर जाकर रहने वाले थे। दूसरा, जब ये लोग अपना सामान लोड कर रहे थे, ये सामान लोड करते करते ही इनके हाथ में एक ब्राउन कलर का ब्रीफ केस भी था। लेकिन जब पुलिस वालों ने इस ट्रक को खंगाला तो पुलिस वालों को सारा सामान मिल गया, बट वो ब्राउन ब्रीफ केस नहीं मिला। बाद में पुलिस वालों को पता चला कि ये ब्राउन ब्रीफ केस किसी और चीज का नहीं बल्कि पिस्टल का बॉक्स था। उसके अंदर ही बॉबी जेमिसन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल रखी हुई थी और उस ब्रीफ केस को वो अपने साथ लेकर गया था, लेकिन पुलिस वालों को ब्रीफ केस नहीं मिला। अब यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज बनती हैं। सबसे पहली थ्योरी, पुलिस वालों को ये लगा कि हो सकता है ये पूरा परिवार रात को जंगल में घूमने वगैरह गया हो और वो रास्ता भटक गया हो और रात को उनकी ठंड से मौत हो गई होगी। लोगों ने बिलीव भी कर लिया, लेकिन काफ़ी सारे बुद्धिजीवी थे। मैंने भी यहाँ पर बैक टेस्ट किया जाकर और ये पता चला कि उस टाइम पर कभी भी वहाँ का टेम्परेचर रात के टाइम पर भी तकरीबन 15 से 17 डिग्री ही रहा, इससे नीचे कभी नहीं गया। अब हाइपोथर्मिया होता तो माइनस में टेम्परेचर जाना जरूरी था, मतलब वो लोग ठंड से तो मरे नहीं। दूसरी बात, उनके पीछे सिर में गोली भी लगी थी, तो ठंड से तो मौत का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी थ्योरी, हो सकता है ये लोग जंगल में रास्ता भटक गए हों, बट इधर उधर घूमने के चक्कर में लोग बैठे होंगे और किसी के हाथ लग गए होंगे। लेकिन इस थ्योरी को भी यहाँ पर मैं खारिज करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर जंगल में घूमने भी जाते अंदर तो ये लोग अपनी गाड़ी, अपना ट्रक लेकर जा सकते थे। इस ट्रक के अंदर ही उनका डॉग मेजी भी मौजूद था, इसी ट्रक के अंदर उनका सारा सामान मौजूद था, उनका मोबाइल फोन, वो $32,000 कैश, ये सारा का सारा सामान इसी ट्रक में मौजूद था। तो ये ट्रक से तकरीबन 3 मील दूर इनकी लाश कैसे मिली, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। कहने का मतलब बस यही है कि कोई भी बंदा जाएगा तो अपना सामान तो साथ लेकर जाएगा, एटलीस्ट मोबाइल फोन और कैश तो साथ लेकर जाएगा ना घूमते हुए। अगर ट्रक भी वो बाहर छोड़ रहा है, पैदल जाना चाह रहा है, अपना मोबाइल और कैश तो अपने साथ ही लेकर जाएगा। लेकिन अपना मोबाइल बॉबी ने गाड़ी में ही छोड़ा, अपना पैसा बॉबी ने गाड़ी में ही छोड़ा। इसी ट्रक के अंदर पुलिस वालों को शेरिलिन की एक डायरी भी मिली और उस डायरी के अंतिम 11 पेजेस उसी दिन लिखे गए थे, यानी कि 9 अक्टूबर 2009 के दिन, जिस दिन ये पूरा परिवार इस प्लॉट को देखने के लिए गया था। उन पेजेस के अंदर शेरिलिन ने लिखा हुआ था कि मेरा अपने पति के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारी काफी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। तो जैसे ये चीज पुलिस वालों को पता लगी तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है ये पूरा का पूरा कांड मर्डर प्लस सुसाइड हो सकता है शेरिलिन ने अपनी बेटी और अपने पति का मर्डर किया हो और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया हो। बट ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका पहला रीजन था कि शेरिलिन की मां ने बताया कि इन दोनों के बीच में बेशक छोटी मोटी तू तू मैं तो होती
होती थी, बट इतनी बड़ी बात तो कभी हुई ही नहीं कि कोई एक दूसरे को ही निपटा दे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि इन तीनों की ही मौत सर पे पीछे गोली लगने से हुई है और जबकि इन तीनों के ही हाथ पीछे की तरफ थे। तो अब आप सोच कर देखिए, हम मान लेते हैं कि शेरिलिन ने पहले अपने पति को मारा, फिर अपनी बेटी को मारा और बाद में खुद की जान ले ली, तो उसने अपने हाथ पीछे की तरफ कैसे बांधे? दूसरी बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति अपना सुसाइड पीछे से अपनी गोली सिर के ऊपर रखकर कर ही नहीं सकता, एंगल सिर पर बनेगा ही नहीं गोली का। और यहां पर तीसरी और सबसे वैलिड थ्योरी निकलकर सामने आई, कल्ट की। जी हां, ये पूरा का पूरा परिवार एक ऐसे चंगुल के अंदर फंस चुका था जिससे बाहर निकलना इस परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। अब आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी अंधश्रद्धा के अंदर विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को उस अंधश्रद्धा से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी हो रहा था। ये पूरा का पूरा परिवार और खास तौर पर शेरिलिन, उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे विच क्राफ्ट वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कि उसका ये भूत प्रेतों के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है। वो साथ ही सैटनिक बाइबल वगैरह भी पढ़ती है। इसके अलावा उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसके घर के अंदर 4 भूत भी रहते हैं और वो भूत हमेशा इस परिवार की जान लेने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ शेरिलिन ने लिखा कि हमारा घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो चुका था, हमें इस घर के अंदर रहते हुए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, हमें इस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ना है ताकि हमारा इन भूतों से छुटकारा हो जाए और हम कहीं और जाकर बच जाएं। हम किसी को भूतों के बारे में नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर किसी को भी बताया कि ये घर हॉन्टेड है तो ये घर वापस बिकेगा ही नहीं जिसके अंदर वो आज रह रहे हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को उसी ट्रक के अंदर एक गुड़िया जो कि कपड़ों से बनी हुई थी और उस कपड़ों से बनी हुई गुड़िया के अंदर 3 कीलें भी ठुकी हुई थी। ये 3 कीलें किसी और के नाम की नहीं बल्कि शेरिलिन मैडिसन और बॉबी जेमिसन के नाम की ही थी। ये सब क्या था? पुलिस वालों का दिमाग चकरा गया जब उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा परिवार किसी अंधश्रद्धा में पड़ चुका है और हो सकता है इसके लिए वो किसी और का भी सहारा ले रहे हों। बट किसका और क्यों? चौथी थ्योरी निकल कर आई बॉबी जेमिसन के पिता बॉब जेमिसन से। बॉब और बॉबी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बॉब पिता है और बॉबी बेटा। तो बॉबी जेमिसन ने अपने ही पिता बॉब जेमिसन के ऊपर केस फाइल किया था, ये बोलकर कि उनका एक पेट्रोल पंप है और बॉबी जेमिसन ने काफी टाइम अपने पिता के ही पेट्रोल पंप पर काम किया था बिना सैलरी लिए। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि इतने टाइम तक अगर तुम मेरे पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हो फ्री में तो कुछ सालों के बाद मैं तुमको इस पेट्रोल पंप का ही मालिक बना दूंगा। लेकिन उसके पिता यानी कि बॉब जेमिसन ने बॉबी जेमिसन को उस पेट्रोल पंप का मालिक नहीं बनाया, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई भी हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। बट जब पुलिस वालों ने जाकर बॉब जेमिसन से बात करी कि आपके बेटे और उसके परिवार के साथ ये सब कुछ हो चुका है और हमें पता चला है कि आप दोनों के बीच में भी कुछ ये तू मैं चल रही थी और हमें लग रहा है कि आपने अपने बेटे और उसके पूरे परिवार को निपटा दिया। बॉब जेमिसन ने कहा कि जनाब मैं क्या निपटाऊंगा, मैं खुद मरने वाला हूं तो मैं क्या और किसी को मारूंगा। आपको अगर नहीं विश्वास तो आप मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेरे शरीर के अंदर टीबी बहुत भयंकर रूप से फैल चुका है और आज नहीं तो कल मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं। बॉब जेमिसन ने अपने पूरे के पूरे सबूत दिखा दिए उस दिन के, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2009 तक के ये पूरे के पूरे 7 दिनों के प्रूफ दिखा दिए कि देख लीजिए जनाब मैं तो अपने घर पर ही था या फिर हॉस्पिटल में था, डॉक्टरों से जाकर पूछ लीजिए, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो। 5वीं थ्योरी पुलिस वालों के सामने ये आई कि हो सकता है किसी कल्ट ने, अब आपको पता होगा कि कल्ट उन्हें कहा जाता है जो अपने आप से ऊपर किसी को भी नहीं मानते, मतलब कि अगर उन्हें लगता है कि वो ये काम करके भगवान से मिल सकते हैं या फिर उनको कुछ और मिल सकता है या फिर उनको ये जन्नत वगैरह मिल सकती है, तो ये जन्नत वगैरह पाने के लिए भी वो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही लोगों के ग्रुप को कल्ट कहा जाता है। तो उस टाइम पर यानी कि 2000s में और 2010s में अमेरिका के ओक्लाहोमा इलाके में काफी सारे कल्ट्स ऐसे एक्टिव थे और इनमें सबसे ज्यादा बदनाम था यूनाइटेड व्हाइट नाइट्स नाम का एक कल्ट। ये कल्ट इतना ज्यादा बदनाम था कि इन्होंने अपनी एक मर्डर बुक भी बना रखी थी और उस बुक के कुछ पेजेस जब रिलीज हुए, लीक होकर वो बाहर आ चुके थे, उस बुक के अंदर काफी सारे नाम लिखे हुए थे, लोगों के पूरा का पूरा नाम और पूरे के पूरे उनके एड्रेस वगैरह लिखे हुए थे। और जब पुलिस वालों के हाथ वो पेजेस लगे, वैसे तो ये लीक होकर कहीं जाते नहीं है लेकिन ये बाय चांस लीक हो चुके थे पेज, और जब पुलिस वालों ने वो पेजेस पढ़े तो इन पेजेस के अंदर शेरिलिन मैडिसन और उसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। और हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों को पता चला कि शेरिलिन के ऊपर नीचे जितने भी नाम लिखे हुए इन 11 पेजेस के अंदर ये लोग सारे के सारे या तो गुम हो चुके हैं या फिर उनकी सिर्फ लाश ही मिली है। आखिर इन लोगों के साथ क्या हो रहा था और ये कल्ट वाला मामला आखिर शेरिलिन से कैसे जुड़ा हुआ था, ये चीज आज तक कभी समझ में नहीं आई।
कि क्यों ये पूरा का पूरा परिवार जाकर उस बहुत ही बदनाम यूनाइटेड व्हाइट नाइट्स नाम के उस कल्ट ग्रुप से जुड़ा। इसके अलावा पुलिस वालों को ये पता चला कि ये पूरा परिवार जब गायब हुआ उसके कुछ हफ्तों पहले तक एक केनेथ ब्लॉज नाम का एक लड़का इसी घर के अंदर, जिस घर में परिवार रह रहा था, उसी घर के अंदर एक केनेथ इस परिवार के साथ किराए पर रहने लगा। लेकिन जैसे ही बॉबी जेमिसन अपने काम धंधे पर जाता, उस टाइम पर केनेथ अपने कमरे से निकलकर सीधा शेरिलिन के पास आता और उससे बातें वगैरह करने लगता। शेरिलिन को ये चीज काफी अजीब लग रही थी और कुछ दिन तक टॉलरेट करने के बाद सीधा शेरिलिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और एक सुबह जैसे ही उसने केनेथ को अपने कमरे से निकलकर अपने पास आते हुए देखा तो सीधा शेरिलिन अपने कमरे में गई। वहां जाकर उसने उसी सूटकेस में से बॉबी वाली पिस्टल को बाहर निकाला और सीधा ले जाकर केनेथ के सिर के ऊपर तान दिया। उसको कहा कि तुम यहां से अपना तामझाम समेटो और बाहर निकलो। केनेथ ने वहां से जाने से मना कर दिया। केनेथ बार बार बोल रहा था तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, मैं तो जस्ट तुमसे बातें ही कर रहा हूं, मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर शेरिलिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने कहा तुम अपना तामझाम उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। केनेथ जाने से मना करने लगा तो शेरिलिन ने उसको डराने के लिए उसके पैरों के पास फायरिंग भी करी। 3 बार फायरिंग करने के बाद केनेथ बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने तामझाम अपना सारा समेटा और वहां से निकल चुका था। तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है केनेथ ने ही बदला लेने के लिए इस पूरे परिवार को निपटा दिया हो। तो जैसे ही पुलिस वाले सीधा उठकर केनेथ के पास गए, वहां जाकर पूछा कि हाँ भाई बाबूजी बता क्या बीमारी है। उसने कहा कि जनाब कोई बीमारी नहीं है, जब ये सारा कांड हुआ मैं तो अपनी नौकरी पर था, आप जाकर देख लीजिए मेरे 7 दिन की अटेंडेंस, मैं तो पूरा टाइम अपने ऑफिस में था। पुलिस वालों ने जाकर ऑफिस में चेक किया, उसका रिकॉर्ड एकदम सही मिला। तो आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर अब मेरा एक सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल ये कि जब ये पूरा का पूरा परिवार यानी कि बॉबी जेमिसन, शेरिलिन जेमिसन और इनकी बेटी मैडिसन जेमिसन, ये तीनों लोग पहले ही डिसेबिलिटी चेक के ऊपर जी रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। एक्चुअल में इनको सरकार की तरफ से पेंशन आ रही थी क्योंकि इनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। दूसरा, शेरिलिन कोई बाइपोलर डिसीज से पीड़ित हो चुकी थी और उसकी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं कर पा रही थी। तीसरा, बॉब खुद हैंडीकैप हो चुका था एक पैर से और उसके बदले सरकार की तरफ से इन दोनों को ही यानी कि बॉबी को और शेरिलिन को दोनों को ही डिसेबिलिटी चेक यानी कि विकलांग भत्ता इनको मिल रहा था। उसी के ऊपर ये अपना गुजारा कर रहे थे पूरा। तो आखिर इन लोगों के पास ये प्लॉट खरीदने के लिए $32,000 कहां से आए, कहां से पैदा हो गए? क्या इन्होंने घर के अंदर छापे? ऑब्वियसली नहीं। तो कहां से आए? इसका रीजन शायद मुझे मिला ड्रग्स के अंदर। हो सकता है ये पूरा का पूरा परिवार ड्रग्स के किसी काले धंधे में पड़ चुका हो, उन कल्ट वाले चक्रों में आकर। हो सकता है वो जो कल्ट का जो पूरा ग्रुप है वो कोई ड्रग माफिया हो, वो या फिर किसी ड्रग माफिया से जुड़ा हो और इस पूरे परिवार को एक काम दिया गया हो कि तुमको ये ड्रग यहाँ से वहाँ स्मगल करनी है और इसके बदले तुमको इतना पैसा दिया जाएगा। अब खाली बैठे हैं, वेले हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, इन्होंने कह दिया होगा कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो $32,000 इनको मिले ये किसी ड्रग की पेमेंट के हों, ये किसी को ड्रग्स वगैरह देकर आए हो अपने ट्रक में लाद कर और उसी के बदले इनको $32,000 वगैरह मिले हों। क्योंकि उस टाइम पर ये ड्रग्स वाला काम बहुत ज़्यादा चल रहा था ओक्लाहोमा में, आज भी चलता है बट उस टाइम पर एक अलग ही लेवल था। बट मेरी इस थ्योरी पर एक छोटी सी दिक्कत है और वो दिक्कत ये कि मान लीजिए एक पूरा परिवार इस ड्रग वाले धंधे के अंदर शामिल है, वो करता है ये काम, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हो सकता है परिवार कि एक ड्रग डील को करते टाइम वो 6 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर जाएगा, उसकी जान रिस्क में डालेगा। ऐसा तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत आई कि अगर ये काम कर रहे थे तो वो अपनी बच्ची को साथ लेकर क्यों गए। ये सारी तो वो थ्योरीज थी जो कि मार्केट में अवेलेबल थी और पुलिस वाले ने भी इनके ऊपर काम किया लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। अब फाइनली एक मेरी थ्योरी जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ पर ये हो सकता है, मैं पूरी तरीके से ठीक ना हूँ, हो सकता है बट क्या पता ये हुआ हो। मुझे लगता है कि पुलिस वालों को वो जो प्लॉट का जो मालिक था उसको थोड़ा अच्छे से खंगालना चाहिए था। क्यों? उसके रीज़न सिर्फ 2 हैं। पहली बात तो ये कि ये लोग यानी कि पूरा का पूरा परिवार उस आदमी से मिलने के लिए अपने घर से 30 मील दूर गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, वही एकमात्र ऐसा आदमी था जो इस पूरे परिवार से अंतिम बार मिला हो। तीसरी बात, ये जो ट्रक इनका लावारिस हालातों में पुलिस वालों को मिला था ये उस आदमी के घर से सिर्फ 400 मीटर दूर खड़ा था। अब आप सोच कर देखिए, एक बहुत ही खुले मैदान के बीच में आपका एक छोटा सा घर हो, आप उसके अंदर रहते हो, तो क्या आप अपने घर से 7 दिनों के अंदर बाहर नहीं निकलेंगे? बाहर निकलेंगे तो क्या आपको 400 मीटर दूर खड़ा हुआ एक ट्रक दिखाई नहीं देगा? वो भी वो ट्रक जिसके अंदर एक पूरा परिवार बैठकर आपसे मिलने आया हो, तो क्या आपको वो दिखेगा नहीं? ऑब्वियसली दिखेगा। तो यहां पर ये ट्रक उस आदमी को क्यों नहीं दिखा जिसका वो प्लॉट था? क्यों उसने जाकर पुलिस वालों के सामने रिपोर्ट नहीं किया कि जनाब ये ट्रक हमारे पास खड़ा हुआ है, इसके अंदर बैठकर एक पूरा परिवार मुझसे मिलने आया था बट वो परिवार तो यहाँ है नहीं, ये अपनी अमानत यहाँ पर छोड़कर गए हुए हैं। बट उसने ऐसा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चीज़ के बेशक सबूत नहीं है बट हो सकता है
ये पूरा का पूरा परिवार यानी कि जेमिसन परिवार अपने साथ और भी ज़्यादा पैसा लेकर गया हो, $32,000 से और भी ज़्यादा, हो सकता है 80। इस प्लॉट की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो उस टाइम पर इस मालिक ने $85,000 के आसपास लगाई थी। अब मान लीजिए कुछ डिस्काउंट वगैरह भी ये लोग करवाते हैं तो भी 80,000 के आसपास ये डील बननी चाहिए थी। तो हो सकता है ये पूरा का पूरा परिवार अपने साथ $80,000 लेकर गया हो। अभी तक तो हमको ये लग रहा है कि ये 3 मर्डर्स चोरी के लिए तो नहीं हुए, क्योंकि $32,000 हमें ट्रक के अंदर मिले हैं। लेकिन क्या पता मारने वाले ने, मैं फिर से नहीं कह रहा कि उस मालिक ने किया होगा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मारने वाले ने ये $32,000 तो यहाँ रख दिए हो ताकि सबको लगे कि ये कांड चोरी के लिए तो नहीं किया गया, बाकी के बचे हुए पैसे अपने साथ ले गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है वही कल्ट यानी कि यूनाइटेड व्हाइट नाइट्स नाम का वो कल्ट इस पूरे परिवार के ऊपर नज़र रख रहा हो सकता है वो वेट कर रहा हो कि कब ये परिवार उनको अकेला मिले और वो इनका एक कांड बैठाएं। तो ये परफेक्ट टाइम था उनके लिए इस पूरे परिवार को निपटाने का। मैं सारी थ्योरीज को एक साइड में रखकर मेरा एक सवाल बहुत बड़ा जो मुझे अभी तक परेशान कर रहा है, और वो सिर्फ ये कि ये परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहा था, सरकार से मिलने वाली पेंशन के भरोसे चल रहा था। तो इनके पास ये $32,000 आखिर आए कहाँ से? खैर मैंने आपको एक पूरा इंसिडेंट समझा दिया है, अब आपके ऊपर है, आप अपनी थ्योरीज बनाइए। मैं तकरीबन 2 सालों से आपको क्राइम के अलग अलग केसेस समझाता रहा हूँ। अब तक तो आपका दिमाग भी उस तरीके का प्रिपेयर हो चुका होगा कि आप भी कोई केस का फ्यूचर देख सकते हैं कि आखिर ये केस ऐसा हुआ होगा या फिर इसमें ऐसा होने वाला है। तो आप अपनी थ्योरीज बनाइए, आप अपनी थ्योरीज मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लिख कर भेजिए या फिर रिकॉर्ड कर भेजिएगा। जिसकी भी थ्योरीज बेस्ट लगेगी मुझे, उनको मैं मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाऊंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सनाब और सैयद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।